पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट संदीप सोमानी जी, श्री सुमन खेतान जी, शरद जयपुरिया जी, सेक्रेटरी जनरल सुष्मिता शेखर और उपस्थित सभी रिस्पेक्टेबल भाई और बहनों, मुझे आपके कार्यक्रम में आते हुए खुशी हुई है कि आज की आर्थिक स्थिति में हमारी पार्टी क्या सोच रही है, ये बताने का मौका आपने मुझे दिया है। हमारे देश की आज की आर्थिक स्थिति हम जिस प्रकार से अपेक्षा कर रहे थे उसके अनुसार आज सही दिशा में नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में काफ़ी कमी आई है। डॉलर की तुलना में जो रुपया है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, 58 रुपये तक गई है। हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बंद पड़ रही है, पावर शॉर्टेज बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो थे उसमें गति कम हुई है और स्वाभाविक रूप से देश के अनेक भागों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है। सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसके कारण समस्या और खड़ी हुई है। मैं रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र के समस्याओं से भी बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो स्थितियाँ पैदा हुई है इसमें से मैं निराश नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि इसमें से हम बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं, हमारे उसमें पूरी क्षमता है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। और इसलिए मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से हमने हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस का एक सेल शुरू किया है और मुझे लगता है परिस्थितियाँ बदल सकती है। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊँगा कि हमारे 9 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करीब 1.5-2 साल पहले मुझे मिले थे, तब मैंने उनको उनका जीडीपी कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो फाइनेंस मिनिस्टर और दोनों से काफ़ी चर्चा की। तब उन्होंने कहा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.40% था। तो मैंने उनको कहा कि ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। आज मुझे बताने में अड़चन नहीं, मैंने कहा कि मैं 100 में से अगर आपको मार्क देना चाहूँगा तो 15-16 के ऊपर नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो मैंने उनको कहा कि जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स है जो इनकम्प्लीट है उसको पूरा करिए और पहले इसमें इरिगेशन को आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर खेती को पानी मिलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो किसानों की, गाँवों की परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमी निश्चित रूप से और आगे जाएगी। और रिवर कनेक्टिविटी की भी सेकंड प्लान में आप योजना बनाई है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि 2 महीने पहले जब मैं भोपाल में एक 3-4 लाख किसान इकट्ठा हुए तब वहाँ गया, तब मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% हुआ। तो मैंने उनको कहा कि शायद आपने हिसाब में कुछ गलती की है, आप नाराज मत होइए, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मुझे लगता है कुछ हिसाब में गलती है। आप चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाइए और मेरी बात करवा दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा रेट नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब बिल्कुल इतना ही है। बोला मुझे बात करने दीजिए। तो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने स्टेज पर से फ़ोन लगाया और मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा 18%। मैं अचंभे में पड़ गया। आज देश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश में है 18%। तो स्थितियाँ बदल सकती है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस करना है तो उसमें सीड, फर्टिलाइज़र, अभी वो आप सवाल पूछ रहे थे, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा कि एग्रीकल्चर वालों पर आप इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाते शायद। तो मैं अभी फर्टिलाइज़र की प्राइस पिछले 3 साल में 4 गुना बढ़ी है। 300 रुपये का जो बैग मिलती थी वो अब 1200 रुपये पे हुई है। और गेहूं और चावल की प्राइसेस वही है। तो मुझे एग्रीकल्चर में सीड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, उसमें वाटर मैनेजमेंट, लो कॉस्ट कैपिटल
और उसके साथ प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोरेज कैपेसिटी और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब होगी तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में निश्चित रूप से प्रगति होगी और उसके कारण अर्बन इकोनॉमी के भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जो दिल्ली में लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? इसका बेसिक कारण पॉवर्टी है और इसका मैं ये मानता हूँ कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस इज द बेसिक रीजन फॉर आवर ऑल प्रॉब्लम्स। मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि आज की स्थितियाँ बदल सकती है। हमारा स्ट्रक्चर मजबूत है, हमारे पास नेचुरल वेल्थ अच्छी है, मिनरल वेल्थ अच्छी है, पानी है, अच्छी ज़मीन है, ब्रेन है, सब कुछ हमारे पास है। और ये कैसे बढ़े इसके लिए अगर सही नीति अगर हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें मेरे सामने एक सवाल पैदा हुआ कि ये डिफेंस ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स एविएशन में बनाए हैं। मैं कल डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से देख रहा था, एक 60-70 हेलीकॉप्टर ऐसे ही पड़े थे। तो मेरे मन में आता है कि ये एयरपोर्ट्स का उपयोग टूरिज्म के लिए अगर एयरपोर्ट्स अलाउ किए तो टूरिज्म डेवलप होगा। टूरिज्म में 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। तो डिफेंस वाले अपने कोई एयरपोर्ट यूज़ नहीं करने देते हैं। जो हेलीकॉप्टर पड़े वो डेड एसेट्स हैं। आज अरुणाचल, नागालैंड में रोड ही नहीं है। कम से कम मैं तो भी ये कह सकता हूँ कि रोड सेक्टर में हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रोड बना सकते हैं। और मेरा अनुभव है कि 10 करोड़ रुपए सरकार से लेकर 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े करके मैंने 2.5 साल में 8000 करोड़ के काम किए थे, फुल ट्रांसपेरेंसी से किए थे। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे ऐसा एक फील्ड है कि जिसमें BOT, NUT अगर करेंगे तो रेलवे में करीब 2,40,000 50,000 करोड़ का पोटेंशियल है। और थोड़ी सी नीति बदलनी चाहिए। अब हाउसिंग इंडस्ट्री है, आज पूरी देश की हाउसिंग इंडस्ट्री 1% लोगों के लिए काम करती है। 10 लाख के ऊपर का मकान लेने की क्षमता केवल 1% लोगों की है। अगर मेट्रो सिटी को छोड़कर अगर छोटे शहरों में अगर गवर्नमेंट ऐसी स्कीम डालती है कि भाई 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का मकान अगर आप खरीदी करोगे तो 0% इंटरेस्ट 5 साल तक रहेगा, उसके आगे के 5 साल के लिए 3 और उसके बाद में 5, तो 1200-1300 रुपये महीना आता है। तो गरीब से गरीब आदमी घर खरीदी करेगा। और 1% से जगह इंडस्ट्री 10 गुना बढ़ती है तो स्टील, सीमेंट और एम्प्लॉयमेंट कितना पोटेंशियल बढ़ेगा। और मुझे लगता है रिसेशन दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमको रूरल और एग्रीकल्चर इंडिया में हमारे ग्रोथ इंजन को एक्सेलरेट करना पड़ेगा और स्पीड से ले जाना होगा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गुंजाइश है। और इसके लिए जो सही कह रहे थे कि गवर्नमेंट हर चीज़ करने का जो जिद करती है वो अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट इज प्रूव टू बी वर्स्ट एजेंसी। गवर्नमेंट जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। जिनके स्टेक्स नहीं है वो क्या करेंगे? अधिकारी बेचारे इमड़ी बन जाएंगे तो उनको क्या लेना देना है। जो खुद का पैसा कर्जे से, ब्याज से लेता है उसको समझ में आता है कि धंधा कैसे करना। तो सरकार में ऐसा है कि गोल्ड निकालने के लिए भी कोई कंपनी खोली तो भी वो भी घाटे में ही चलती है। अभी गोल्ड में स्थिति ऐसी है कि मैं बीच में अध्ययन कर रहा था, हमारी इकोनॉमी बिगड़ने के 2 महत्वपूर्ण कारण है। एक 2,40,000 करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट है और 6 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है। अब देश में 23 गोल्ड माइंस है, मध्य प्रदेश में भी है, पर यहाँ कोई काम ही नहीं करने देता। अगर है तो आधी गोल्ड माइन पर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट बोलते हैं नो, जाना नहीं, आपने निकालना नहीं गोल्ड। जो है उसमें वायबिलिटी नहीं है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम हिंदुस्तान में गोल्ड अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है अगर हमने आधा भी 2,40,000 करोड़ का 1,20,000 करोड़ भी गोल्ड अगर इंडिया में तैयार किया आया तो डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 45 रुपये पे आ सकता है। मैं कल नागालैंड से डिब्रूगढ़ आ रहा था तो जगह जगह पर अंगार लगी थी। तो मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहा था, इतना पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, गैस है, अरुणाचल में है, नागालैंड में, हम नहीं टैप कर रहे। और हम लोग 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बायोफ्यूल को इनकरेज नहीं करते।
मैं 7-8 साल से बायोफ्यूल में काम कर रहा हूँ। ब्राज़ील में 100% इथेनॉल पर इंजन चलते हैं। हमारे देश की हीरो कंपनी ने एक बाइक तैयार की 100% इथेनॉल पर, और वो बाइक ब्राज़ील में चल सकती है, तो हमारे देश में क्यों नहीं चल सकती? इथेनॉल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। और हमारे जैसे अनेक लोग इथेनॉल तैयार करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एक ग्रीन फ्यूल है। और ब्राज़ील में तो हमारी जो कंपनी है, होंडा, जनरल मोटर्स, फिएट, बाद में वॉक्सवैगन, इन सब कंपनियों की 100% इंजन इथेनॉल पर चलने वाले हैं। और इस देश में अभी तो ड्यूश एम्बेसडर मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि जो बायोमास जो है, ग्रीन बायोमास, उसमें एंजाइम ऐड करके उससे 180 लीटर इथेनॉल पर टन हो सकता है। उन्हें टेक्नोलॉजी भी दी है पुणे की एक कंपनी प्राज करके उनको। तो इस देश में ग्रीन फ्यूल तैयार होगा तो किसानों की इकोनॉमी बदल जाएगी। किसान जो है उनको मोलाइसिस से हम इथेनॉल बनाते हैं, कितनी बड़ी रूरल इकोनॉमी बदल जाएगी। मैं 5-7 साल से एक मिशन में काम कर रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। By using biotechnology, we can generate biomass, and by using biomass, we can make power and also green fuel. अब ये संभव है, पर हम उसको इनकरेज नहीं करते। वेस्टलैंड में नॉन एडिबल ऑयल सीड जो है, वो जंगल में वनवासी क्षेत्र में अगर हमने डीजल बनाना शुरू किया, बायोडीजल, तो इजीली तैयार होता है। अब कोई कठिनाई नहीं है। हम हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है उसके लिए भी प्रोत्साहित नहीं करते। और आज गेहूं और चावल की जो अवस्था ऐसी हुई है कि आज उसकी प्राइस ही नहीं बढ़ रही है। मुझे बताइए, मुंबई में मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बर्तन मांजने के लिए जो मिट्टी और फ्लैश मिलती है वो 18 रुपये किलो मिलती है, और चावल का भाव 12 रुपये किलो है, गेहूं का भाव 13 रुपये किलो है। आप थोड़ा याद करिए, जिससे शरीर में खून है उससे खून निकालो, जिसके पास है नहीं तो उससे क्या निकालोगे? कोई किसान ही मिलेगा नहीं, सबके ऊपर कर्जा है। और इसलिए रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी उद्ध्वस्त हुई। उसके कारण तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली में जो पॉपुलेशन का आ रही बढ़ रही है, इसका कारण गांव जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। हॉस्पिटल की अवस्था ऐसी है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन भरने के लिए जाए? हॉस्पिटल की हालत है। जो क्वालिटी लाइफ दिल्ली मुंबई में है वो गाँव में नहीं है। रोजगार नहीं है, रोड नहीं है। मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी उन्होंने अपॉइंट की थी विलेज कनेक्टिविटी के लिए, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 60,000 करोड़ की, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। अब उस योजना के समय मेरे साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गाँवों को अगर मजबूत रोड से बनाया जाएगा तो देश में 1,06,000 करोड़ का GDP बढ़ेगा। गांव के फल फूल सब्जियां आएंगे। एक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़े बड़े 8,000 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी की गई, और आगरा में आलू होता है तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आलू फेंक देते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज और प्री कूलिंग प्लांट भी हर डिस्ट्रिक्ट में आए तो कितना बड़ा सेविंग होगा। मैं नहीं कहता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज हर साल सड़ जाता है, और 80,000 करोड़ रुपए के फल फूल सब्जियां सड़ जाती हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमने प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन्स अगर तैयार किए तो मेरे हिसाब से इसके लिए अगर इंडस्ट्री को अगर साथ में लिया, ये FDA, ये फूड कॉरपोरेशन वगैरह, ऊपर में टीन के शीट से ऐसा पानी आता है, और टीवी पर हम देखते हैं यहाँ इतना अनाज सड़ गया, यहाँ इतना अनाज सड़ गया। तो प्राइवेट में गाँव में किसानों को बनाओ कि आप गोडाउन तैयार करें। मैं बादल साहब को मैंने एक बार कहा था कि नाबार्ड से 50 लाख रुपए की सब्सिडी गोडाउन के लिए मिलती है, तो अगर 1 करोड़ का गोडाउन है तो 50 लाख रुपए तो नाबार्ड से मिलेंगे। फिर 25 लाख रुपए जो है उसमें से आप 10% सब्सिडी राज्य सरकार से दीजिए, 40% में से 5% किसान को बोलिए कि तेरे ज़मीन पर तो गोडाउन खड़ा करें, और वो जो लोन है वो 4% पे आप दीजिए उसको, और उसको गोडाउन बनाइए। तो किसान गोडाउन बनाएंगे तो गांव में रोजगार खड़ा होगा। और कोई अगर अपना 100 क्विंटल गेहूं अगर गोडाउन में रखता है तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, बैंक मैनेजर, गोडाउन मालक और किसान,
जिस दिन भाव बढ़ेगा उस दिन वो बेचेगा, उस दिन वो बैंक पैसे काट लेगी, बाकी पैसे उसको दे देगी। तो जरूरत ही नहीं है, तो किसान को उसका फायदा भी मिलेगा, तेजी मंदी का नया रोजगार निर्माण होगा। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं। अब ये मैं तो इस मत का हूं, मुझे मालूम है आप लोग मेरी बात से शायद खुश नहीं होंगे। अगर हमारी सरकार आएगी, हम लोग कर्नाटक में किसान को फ्री ऑफ चार्ज पावर दे रहे हैं और 0% इंटरेस्ट से उसके लिए लोन भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने 0% इंटरेस्ट से दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी हम 1% इंटरेस्ट और हमने सब्सिडी दी है पावर रेट पर। देखिए, किसान जिंदा रहेगा तो आपका धंधा चलेगा। गांव के लोगों की परचेसिंग पावर अगर समाप्त हुई तो आपने इंडस्ट्री में तैयार किए हुए प्रोडक्ट को आपको अगर ग्राहक कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो परचेसिंग पावर खत्म हो रही है। और इसलिए जब तक एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को हम बूस्ट नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। आज पावर सेक्टर की चर्चा हो रही है, न्यूक्लियर पावर की बात आई। आप सब लोगों ने कहा उस समय देश में बहुत चर्चा हुई, सरकार संकट में आया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल्डली डिसीजन लिया, एक भी न्यूक्लियर पावर का प्रोजेक्ट नहीं आया। चाहे यूरेनियम हो, थेरियम हो, आज अगर न्यूक्लियर पावर का अगर प्रोजेक्ट आता है तो पर मेगावाट कम से कम 15 करोड़ रुपए पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट है। और 15 करोड़ पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट है तो वो पावर आपको 14 रुपए यूनिट आएगी। मुझे बताइए कौन अफोर्ड कर सकता है? आज ऐसी स्थिति है कि हमारे देश में आज अखबार में आया कि कोल माइन कैंसिल करना है। करो कैंसिल, क्यों? तो इन्होंने काम नहीं शुरू किया। कैसे काम शुरू करोगे? मैंने अगर आपको कहा कि आपको किताब लिखनी है, लिखो, आपका चश्मा ले लिया, आपका पेन निकाल लिया, लाइट बुझा दिया, अंधेरा करा दिया और पूछा आपने किताब क्यों नहीं लिखा? कैसे लिखोगे आप? कोई लैंड है क्या? लैंड एक्विजिशन के लिए कोर्ट में केस, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं, और सरकार का ग्रीन क्या उसका भी कोई सिग्नल नहीं आगे जाने का। आपके हाथ बांध दिए, आपके पैर बांध दिए और आपको बोला आपने शुरू नहीं किया, आपकी कैंसिल। कैसे होगा? देश का जो टोटल एटमॉस्फेयर ही ऐसा हुआ है कि कोई किसी पर विश्वास नहीं रख रहा और सब एक दूसरे के बंद करने के पीछे लगे हुए हैं। और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं आज पावर सेक्टर में हालत ऐसी है कि हमारे पास पावर शॉर्टेज है। आप बहुत अच्छे कि आपको यहाँ 24 घंटा पावर दिल्ली में, मुंबई में मिलती है। हमारे यहाँ गाँवों में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लोड शेडिंग चल रहा है। आपके लड़के इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पर गांव के लड़के अध्ययन नहीं कर सकते। अब गांव पावर में भी एक अच्छा है, आपने कभी स्टडी किया तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जनरेशन कंपनी बनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी और ट्रांसमिशन कंपनी बनी। जनरेशन कंपनी पावर जनरेट कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर बेच रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सब राज्यों में ऐसी है कि जिसको 8-8 हज़ार करोड़, 7-7 हज़ार करोड़ का घाटा है, क्योंकि 40% पावर की चोरी होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है। अब वो पावर जो होती है वो लॉस मेकिंग है, वो जनरेशन कंपनी को पैसे नहीं देते हैं, तो वो बोलते हम घाटे में कैसे चलाएं। तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिसी डिसीजन बहुत से सरकारों ने स्वीकार किया, मोर जनरेशन मोर लॉसेस। तो गुड सॉल्यूशन ये है कि नो जनरेशन नो लॉसेस। अगर पावर जनरेशन नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, प्राइवेट में मध्य प्रदेश में ही शासन में एक रिलायंस ने एक पावर प्रोजेक्ट लिया है, 2000 मेगावाट पावर, अभी उनका 600 का शुरू हो रहा है। 1 रुपया 19 पैसे के भाव से वो पावर मध्य प्रदेश सरकार को दे रहे हैं। तो मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर को एक बार समझाया कि ये 2000 मेगावाट अगर 6 महीने पहले तुमको मिलती है तो तुम्हारा कितने करोड़ों का फायदा होगा। तुम वॉर फुटिंग पर इसको पूरा करो और 1 रुपया 19 पैसे की पावर आप इंडस्ट्री को 5, 5.5, 6 रुपये में लोगों को कमर्शियली बेचो, और ये जो प्रॉफिट मिलेगा इसमें बीच में से जो 2 ट्यूब और 1 पंखा चलाने वाले गरीब लोग किसान है उनको फ्री ऑफ चार्ज बैठवा दो। कोई नुकसान तो सरकार के पैसे से नहीं होगा। अगर चोरी भी रोकी तो भी वहाँ कम पावर जाएगी। आज कोल पावर प्रोजेक्ट है, उसकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पर मेगावाट का कॉस्ट 6 करोड़ पर आई है। एक बार सोलर की पर मेगावाट कॉस्ट जो थी वो 14 करोड़ थी। अब लेटेस्ट मेरी जानकारी ये है कि 6.5 रुपये तक कॉस्ट आई है। तो आप सोलर पावर अगर 7 करोड़ पर कैपिटल पर मेगावाट अगर उसके कैपिटल कॉस्ट है
तो ये 15 करोड़ की न्यूक्लियर पावर लाने का पावर है। और इसलिए धीरे धीरे सरकार को पावर के बारे में ग्रीन पावर की ओर जाना होगा। अभी ये हिंदुस्तान की जो कंपनी है विंड पावर में काम करती है स्विट्जरलैंड, इन्होंने एक जर्मन कंपनी को ओन किया है। उस जर्मन कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है कि समुद्र के अंदर 30 नॉटिकल माइल अंदर जाकर वो 6 मेगावाट की विंड मिल खड़ी करते हैं और उससे पावर मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि जो नए ऑप्शंस है, ग्रीन पावर, बायोमास से पावर बन सकती है। अभी मैं एनर्जी क्रॉप्स तैयार करता हूँ और उससे पावर जनरेट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमको ये इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 फैक्टर हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी को बूस्ट करना है, पर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की भी चिंता करनी होगी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ग्रीन पावर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और वो हम तैयार कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर तो आएगी नहीं, आप लिख लो मेरे से, क्योंकि 15 करोड़ मेगावाट कैपिटल कॉस्ट में कौन खरीदेगा? आप खरीदेगा, कौन करोगे नहीं। और पावर सेक्टर में आज स्थिति ऐसी है कि हमको सरप्लस पावर खड़ी करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमको और मजबूती, अटल जी के समय जो स्थिति थी वो लानी पड़ेगी। हमारे इंपोर्ट को कम करना होगा और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। आज माइंड सेटअप खराब हो गया और इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। ये सरकारें जितनी अड़चन में आ रही है, इसके 2 कारण हैं। एक, जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें फॉल्ट है, और दूसरा लेजिस्लेशन में फॉल्ट है। जो पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन में जो फॉल्ट है उसके कारण ट्रांसपेरेंसी नहीं है, टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, निर्णय नहीं होते, डिसीजंस नहीं होते हैं, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। अब मुझे लगता है ऐसे स्थिति में हमारे देश की इंडस्ट्री, हमारे पास पोटेंशियल होने के बाद भी हम पीछे जा रहे हैं। जो हमारी पार्टी की ओर से हमने सोचा है कि हम ये गवर्नेंस जो है इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। मुझे बहुत पसंद आया आपने प्रोग्रेस, हार्मोनी और डेवलपमेंट कहा। हमने 5 प्रिंसिपल चुने हैं। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये हमारा स्पिरिट है, आत्मा है। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये हमारा मिशन है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग था, द प्रोग्रेस ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी हु इज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, अंत्योदय, ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है। और सोशल हार्मनी, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, किसी डिस्क्रिमिनेट न करते हुए हम सबको समान अधिकार और समान मौका देकर देश का विकास करेंगे। और 5वीं बात, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये 5 बातों को हमने हमारे यहाँ प्राधान्य दिया और मुझे खुशी हुई कि आपने भी वो PhD का अर्थ प्रोग्रेस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट, 3 बातें हमारी आई है। अभी हमने ई गवर्नेंस के ऊपर 400 लोगों की कॉन्फ्रेंस मुंबई में ली थी और 250 करीब हमारे एक्सपर्ट अभी काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। और हम ये तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया विजन फॉर 2025। बहुत से लोग हैं, बीच में गोपाल जी बैठे, इन्होंने चार्टर अकाउंटेंट लोगों को बुलाया था और एक दिन भर की कॉन्फ्रेंस हुई। मैं कनाडा में गया था। सबसे माइनिंग पॉलिसी अगर अच्छी है तो कैनेडियन सरकार की है। तो मैंने उनको कहा कि वो इंटरनेट से बुलाओ। पॉलिसी ट्रांसपेरेंट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड चाहिए, और एक तरफ से एक बार परमिशन देने के बाद इंडस्ट्री को काम करते हुए, नहीं तो आपका समय तो ये ब्यूरोक्रेसी के पीछे ही घूमते हुए जाता है। और यहाँ हिंदुस्तान में अच्छा कोई आपको काम करो मत नहीं कहते, तो काम बंद करो, और नहीं बाकी तो मीडिया आ जाएगी, ये ऐसा हुआ, बंद करो इसका काम, लगाओ CBI, करो इंक्वायरी। यानी ऐसा विचित्र एटमॉस्फेयर हुआ है कि अगर इस देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, तो रोजगार कैसे निर्माण होगा? अगर रोजगार नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? और ये बहुत ही एक विशियस सर्कल में हम फंसे हुए हैं। हमको इससे बाहर निकलना है और इसलिए डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देश में हमको क्रिएट करना होगा। FDI एंड रिटेल, यही एक कोई इकोनॉमिक सुधार का एक ही मार्ग है क्या? हमारे उसमें कुछ रिजर्वेशन है और इसलिए हमने उसका विरोध किया। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, आपका अधिकार है बोलने का, पर आज मुझे बताइए कि प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और अनाज रखने के लिए गोदाम, ये FDI एंड रिटेल होने के बाद विदेशी कंपनियां आकर करेगी, क्या हम उसी के भी लायक नहीं है क्या?
65 साल की स्वाधीनता के बाद इस देश में हम अनाज रखने के लिए गोडाउन भी नहीं बना सकते, और आपकी क्षमता नहीं है क्या? प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। मैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और कल मैंने अरुणाचल में भी कहा कि ट्रांसपोर्ट करना है तो जैसे स्विट्जरलैंड में हुआ है कि एक जगह रोप वे से दूसरी जगह जा रहे पहाड़ी से, वो भी हो सकता है। सिस्टम्स हैं। और मुझे लगता है कि आज के इसमें हम रेलवे में, रोड में, एविएशन में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उपयोग कर सकते हैं। मैं तो आपको बताता हूं कि मैंने एक स्टडी किया था, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको लकड़ी से जलाने के लिए, लकड़ी और वो गोबर की गोरी लगाकर, तो उसको 1600 रुपये खर्चा आता है। उसको इलेक्ट्रिक से जला जाएगा तो अभी 950 रुपये खर्चा आता है, और डीजल से जला जाएगा तो उसको 1150 रुपये खर्चा आता है। तो मैंने हमारे यहाँ ऐसी हमारे स्मशान भूमिया को 3 स्टार स्टैंडर्ड का बनाया, और मैंने कहा हिंदुओं को बुलाओ, उनको कहो कि 1500 रुपये पर हेड ले, तो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 14 के ऊपर आया। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दो, जितना सरकार समाज को सौंप देगा उतना अच्छा है। और एक आदमी जब उसकी मृत्यु होती है तो एक पेड़ जलता है। अगर वो इलेक्ट्रिक पर होगा तो और अच्छा है, पर लोगों की श्रद्धा की बात आती है। तो मुझे लगता है कि इन ईच एंड एवरी फील्ड एजुकेशन, हम लोगों ने तय किया है कि जितनी इंडस्ट्री है वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स को पूरा करे, और 15 दिन में ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज कुछ का शुरू कर दे। ये होटल है, ये हॉस्पिटलिटी का कॉलेज खोल दे, ओपनली परमिशन दे दो। वोकेशनल और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स वोकेशनल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द कंट्री। उसमें एम्प्लॉयमेंट है। टूरिज्म ऐसा फील्ड है, इतना पोटेंशियल है, इतना सुंदर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मैं देश में जाता हूँ, और हम साउथ अफ्रीका में गए, मसे मारा में बहुत इंडियंस मिलते हैं, एक भी पेड़ नहीं वहाँ। हमारे यहाँ इतना अच्छे अच्छे फॉरेस्ट है, पर फॉरेस्ट वाला बोलता है यहाँ होटल नहीं बनाएंगे, मोटेल नहीं बनाएंगे, रोड नहीं करने देंगे। तो जो बड़े लोग जाना चाहते हैं उनकी गाड़ी नहीं जाती, उनको होटल नहीं मिलता, उनको खाने को नहीं मिलता, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। हमारे नागपुर के पास एक कर्माझरी करके मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट है, इतना सुंदर है, वाइल्ड लाइफ है वहाँ। मैंने उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी किया। 5000 आदिवासी बच्चों को काम मिला है, दूध, अंडे सब। 29 होटल्स खुले हैं। ताज का बुकिंग 6-6 महीने नहीं मिलता। हमारे पास पोटेंशियल है। अगर हम मैं अगर ये बात करूं तो लोगों, नितिन गडकरी होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। मैं होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। एक होटल खोलने से जो 400-500 आदिवासी दलित गरीबों के लड़कों को रोजगार मिले, वो मेरी चिंता है। वो कैसे मिले? सरकार दे नहीं सकती रोजगार। इसलिए हमको सर्विस सेक्टर, एजुकेशन आज कितना बड़ा जरूरत है, लोग तैयार हैं। देखो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी अपने लड़के को अच्छे स्कूल में डालता है। आज कोई जितने नेता लोग हैं, किसी को भी किसी भी पार्टी के, उसको पूछो तुम्हारा लड़का गवर्नमेंट स्कूल में या जिला पंचायत या कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ता है क्या? इनको नहीं पढ़ता। इनके लड़के सब अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है। अगर कल यही पॉलिसी तैयार की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 450 बेड के मेडिकल हॉस्पिटल्स अगर ओपन हुए, और दिल्ली के जैसे ये बड़े बड़े हॉस्पिटल को कहा कि 50% आप गरीबों के लिए करो सरकारी दर पर, 50% प्राइवेट करो, और बैकवर्ड एरिया के लिए जैसे इंडस्ट्री की पॉलिसी बनती है कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, लैंड फ्री में मिलेगी, तो सरकार हेल्थ सर्विसेज के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल्स और सब बड़े बड़े लोग आएंगे और गरीबों को मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं हम लोग, और सरकार का पैसा जो है वो खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल मैंने सोचा कि यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, रोड भी ठीक नहीं है। 150 किलोमीटर जाने के लिए 18 घंटे लगते हैं। अगर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर कोई कंपनी बनाकर अगर यूज करते हैं तो लोगों को सस्ते में ट्रांसपोर्ट मिलेगा। वो तो वैसे ही अभी भंगार में पड़े हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर युद्ध शुरू होगा तो बंद कर दो। एयरपोर्ट का यूज करो, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है, देश की जनता का पैसा उसके ऊपर खर्चा हुआ है। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि जिसको इनोवेटिव अप्रोच में हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा कर सकते हैं। जो बेसिक थीम है जिसमें आपने लिखा है ये रिफ्यूलिंग ग्रोथ, इसमें मुझे लगता है कि अभी भी ऑप्शंस हमारे पास है। हमारा मिशन है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी,
वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। और वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी अगर हमको लड़ाई जीतनी है तो वी नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाए, और गाँव के लिए हम इरिगेशन जो फैक्टर है उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। इसके ऊपर हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। मैं आखिरी में आपसे अपील करूंगा, सभी बातों तो मैं बता नहीं पाया आपको, पर हम लोग करीब 58 सेक्टर में इंडिया विजन 2025 करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, फिशरीज है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, और छोटे छोटे सेक्टर में हमको भविष्य में कैसे जाना है। और मुझे लगता है कि जैसे हमको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों की ज़रूरत है, वैसे डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। वी शुड हैव ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक्सेंट्रिक अप्रोच दोनों फील्ड में नहीं चलेगा। रिवर कनेक्टिविटी की बात भी हमने सोची। परसों मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा, ये भारत का नक्शा है। अब ये गंगा का पानी, कावेरी तो छोड़ दो, गोदावरी में टीएम से पानी ज़्यादा है। गोदावरी का पानी अगर हमने कृष्णा में छोड़ दिया और कृष्णा का पानी अगर हमने कावेरी में छोड़ दिया तो 3000 टीएमसी पानी सरप्लस है। अब मुझे बताइए कि इससे तो दक्षिण में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तेलंगाना में झगड़ा चल रहा है, गोदावरी पर केवल हम लोग 10 बैरेजेस अगर बनाते हैं तो 13 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आती है। छोटी छोटी बातों से हम गांवों को सुजलाम सुफलाम करके वहां की गरीबी को दूर कर सकते हैं, और वहां की गरीबी दूर हुई तो इंडस्ट्री को भी उससे बूस्टअप मिलेगा। और मेट्रो सिटीज़ में जो आज ओवर पॉपुलेशन आई है वो भी नहीं आएगी। लोग फिर से, मैं एक सपना देखता हूँ, मैं गांव में काम करता हूँ, इस साल हमने हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए किसानों के जेब में प्रॉफिट दिया है। और मेरा प्रयास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि शहरों में बैठे हुए लोग गांव की तरफ जाएंगे। अभी नेटाफिन करके एक ड्रिप इरिगेशन में काम करने वाली कंपनी है, उनका ड्रिप मैंने घर में मेरे खेती में लगाया। उसमें मोबाइल फ़ोन से मैं प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी दे सकता हूँ, पानी भी दे सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। अब दुनिया बदल रही है, सीड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू हुआ है। मुझे लगता है दिस इज़ अ टाइम कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का समन्वय रखकर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसको मिशन के रूप में स्वीकार करके एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाना और 12% जीडीपी ग्रोथ रेट ये अब टारगेट रखना, मुझे लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाय गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस हम ये कर सकते हैं। जो करप्शन की बात की है, 70 to 80% करप्शन अगर ई गवर्नेंस का उपयोग हमने किया तो हम कम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत है। आखिर में एक बात कहकर मैं अपना बोलना समाप्त करूंगा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आज की जो प्रॉब्लम्स है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं, और हम बनाने की क्षमता रखते हैं। हम सब में वो ताकत है। पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इसका उपयोग करके हम इसको निश्चित रूप से बदल सकते हैं। आप जैसे लोग जब इस पर विचार करते हैं तो आपके थिंकिंग का भी हमारे जैसे लोगों को बहुत उपयोग होता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके मन में भी कुछ सुझाव होंगे तो आप ज़रूर हमारे पास भेजिए। हम हमारी जो फ्यूचर पॉलिसी है उसमें उसका उपयोग करेंगे। और एक नम्रतापूर्वक एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो एनडीए रूल और बीजेपी रूल स्टेट है, उनने गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस में हमारे 9 स्टेट ने एक्सेलेंट काम करके दिखाया है, क्योंकि हम अच्छी सरकार कर चला सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। इस बात को हमने प्रूव किया है। मैं अगर कहूँगा कि 5.2% ये जो आज जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसमें हमारे सरकार का एवरेज अगर निकाल दिया जाएगा तो वो 3% से नीचे आ जाएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन देश में है। 21st सेंचुरीज पॉलिटिक्स इज फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एजेंडा हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन है, और हम निश्चित रूप से इंडस्ट्री को इनकरेज करके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करके इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव आपको सहयोग करेंगे।
और आपको इनकरेज करेंगे, आप फॉरेन में मत जाइए, इन्वेस्टमेंट यही करिए। जल्दी हम आने वाले हैं और आने के बाद हम इस ग्रोथ इंजन को और अच्छे स्पीड से लेकर जाएंगे, यही विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।